नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में उत्तरदायित्व संभालने के बाद में अभी तक हमने पलकें भी नहीं झपकाई होंगी कि वो इटली जाके आ गए। बड़ी-बड़ी बातों पर भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह पहुंची, स्विट्जरलैंड में भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए। कहीं न कहीं भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो एक तरफ़ा यूक्रेन के पक्ष में आने वाले समूह का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति, इटली में विश्व नेताओं के साथ उनकी मुलाकात और ये सवाल कि क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री जब कोएलिशन गवर्नमेंट के वो बने हैं, तो उनके अंदर सबको साथ लेके चलने वाली बात क्या चुनौतियाँ लेकर आएँगी? क्या भारत की छवि उतने सशक्त रूप में बनी रहेगी जैसी कि थी? बहुत सारी बातें चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम तन्मय जी और हरीश शंकर नारायण जी। प्रेम जी, आपका स्वागत पुनः कार्यक्रम में। हरीश जी, आप नमस्कार। बताइए इस कार्यक्रम में मोदी जी के फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद आप पहली बार आए। क्या हाँ, मुख्य चुनौती आपको फिलहाल उनके सामने दिखाई दे रही है? मुख्य चुनौती मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अपोज़िशन स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो वो पार्लियामेंट में फंक्शनिंग के लिए थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन करेगा बीच-बीच में। बाकी जो सपोर्ट है एनडीए के दूसरे पार्टी से, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा। अगले आने वाले 5 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग रहेगा, लेन-देन रहेगा, उसमें करना पड़ेगा जैसे नायडू है और नीतीश कुमार जी हैं, दोनों ही अपने स्टेट के लिए फंडिंग चाहते हैं। चाहे वो नाम आप स्पेशल स्टेटस दे दीजिए या वैसे फंड कर दीजिए एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी center will give some financial aid to Bihar and Andhra Pradesh in some way or the other, and they are more happy with that, and they don't aspire to be prime minister. They would continue to be chief ministers in their respective states and support this government. एंड नायडू के लिए तो जब जब वो एनडीए के साथ रहे वो अच्छे लाइमलाइट में रहे। जब जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा है उन ही वाज डाउन पॉलिटिकली आल्सो, सो आई डोंट थिंक ही विल leave this opportunity to build up Andhra Pradesh state, and he would like to leave a legacy that he is the person who built the capital of Andhra and Andhra state also. So मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के सपोर्टर्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। एंड हम लोग ने सब मोदी जी को खाली गुजरात में या 2 टर्म एज प्राइम मिनिस्टर देखा है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, but I think he has the capability of running a coalition government also, and he would run it much better way than the Congress did in UPA regime. So थैंक यू हरीश जी। और इसमें दूसरी बात ये भी है प्रेम जी कि वो वैसे स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है एज कंपेयर टू हाँ, द प्रीवियस कोएलिशन गवर्नमेंट। 240 सीटें हैं, बट इन एडिशन 240 टू दैट जैसा कि हरीश जी ने कहा अपोजिशन वुड बी स्ट्रॉन्गर क्योंकि उनकी सीटें भी हैं और वो ऐसे अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं जैसे जीते वही जीते वही हैं। हाँ, और बल्कि इस प्रकार के वक्तव्य आए थे कि इनको नैतिक अधिकार नहीं है अभी वापस प्रधानमंत्री बनने का इत्यादि। सो हैविंग सेड दैट अपोजिशन का रोल पहले भी बहुत कंस्ट्रक्टिव और ऐसा रहा हो कि किसी भी मुद्दे पर वो सरकार के साथ आए या कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन भी पार्लियामेंट से हमें कम ही सुनने को मिलती रही है। कमिंग बैक टू चैलेंजेस इन सबका साथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वे ही इज लाइकली टू वर्क विद अपोजिशन या अपोजिशन इज लाइकली टू वर्क विद हिम, क्योंकि ऑलरेडी हमने सुनने लग गए हैं कि ईवीएम के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह आने लग गए और कई मुद्दे कुछ तो जेब में उनके रखे हुए हैं या कुछ आने वाले समय में। मोटा मोटी योर परसेप्शन अबाउट सबका साथ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम मोदी 3.0। अशोक जी, देखिए कि चुनौतियां लेकर के तो निश्चित रूप से उनके पास में ये तीसरा जो गठबंधन सरकार है वो चुनौतियां तो लेकर के आई है। और चुनौतियां ऐसी भी हैं कि मुझे जो यहाँ का भारत का विपक्ष है वो बहुत पॉजिटिव लगता नहीं है। वो हमेशा जो है ऐसी कार्रवाइयाँ करता है संसद में कि जब वो बहुत कम थे तब भी संसद नहीं चलने देते थे, वो बैल में आ जाते थे, वो बहुत हंगामा मचा देते थे। लेकिन ये है कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये हर चुनौती के लिए तैयार हैं। और मुझे पता है कि संसद शुरू होते ही ये बहुत सारे मुद्दों के ऊपर वैसे ही बहस करने वाले हैं जो कि बहस के योग्य भी नहीं होंगे।
कई मुद्दे लेकर के आ जाएंगे ये। जैसे जब मैं सुन रहा था डिस्कशन तो मुझे लगा कि जैसे ये आर्यवीर नहीं, वो जो अग्निवीर, एक, अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर। अग्निवीर, अग्निवीर। उसको लेकर के आने वाले हैं। वो जो परीक्षा अभी जो हुई, नीट। हाँ, नीट की, उसके लिए ये समस्या लेकर के आने वाले हैं कि देश के प्रधानमंत्री को चिंता नहीं। अच्छा, दूसरा वो आतंकवाद के मुद्दे को लेके आने वाले हैं। वैसे मुद्दे खड़े करेंगे जो कि उनके लिए, लेकिन वो इन सब चुनौतियों के लिए तैयार हैं, अमित शाह भी और मोदी भी, निश्चित रूप से। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अपोजिशन की तरफ शायद हम वापस आए, पर एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हरीश जी, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक हाँ, संबोधन किया था और उसमें उन्होंने ये संदर्भ दिया कि जो प्रधान सेवक है उसको अहंकारी नहीं होना चाहिए, और साथ ही उन्होंने मणिपुर में जो समस्या चल रही है उसका उल्लेख भी किया था। मोटा मोटी निकल कर ये बात आ रही है कि आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का जो आपसी तारतम्य है वो थोड़ा सा छिन्न भिन्न हुआ है, और उसका असर चुनाव में भी देखा गया। आने वाले समय में कैसे इन दोनों का साथ आने का जो स्थल है, कॉमन ग्राउंड, वो आप देखते हैं, एंड हाउ डेट्रीमेंटल it can be or overall on this from BJP as well as from RSS. एक्चुअली अशोक जी आप देखो तो थोड़ा सा कुछ बीजेपी एमपीज के स्टेटमेंट्स भी ऐसे थे कि एज इफ एक ओवर कॉन्फिडेंस था, और कुछ स्टेटमेंट भी, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स भी आए हैं। जैसे एक नलिन कटील करके कर्नाटका से, वो पहले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे कर्नाटका के, उन्होंने कहा कि अगर 400 सीट आ गए तो हम संविधान बदल देंगे। तो वहां से वो तूल पकड़ा, फिर यूपी के कुछ एमपीज ने बोला और वो अपोजिशन ने पकड़ लिया, और उसमें एक फेक वीडियो भी डाला अमित शाह का कि हमको 400 सीट आ जाएंगे तो हम SC ST रिजर्वेशन हटा देंगे। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव था, फेक नैरेटिव, यूपी में बहुत फैला था। एंड मुझे लगता है कहीं पे थोड़ा बहुत आरएसएस के साथ था, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो आरएसएस काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, वो थोड़ा कम था। आई थिंक एक तो नड्डा जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट था कि अब हम में ही कैपेबिलिटी, हमको सपोर्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसका था। उन सबको लेके मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है शायद। और मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो ये जो भी है उसको सुधार लेंगे। मेरे एक लेसन था ये, जिससे और सुधारेंगे। और बीजेपी को आरएसएस के साथ तालमेल रखना जरूरी है ग्राउंड लेवल पे, एंड इसकी शुरुआत शायद हो गई ऑलरेडी। एंड मोहन भागवत जी गोरखपुर में थे, और योगी आदित्यनाथ जी भी मिले थे, और वो देख रहे थे कि क्या रीजंस हैं जो हार का और वो सब। तो मे बी दे विल टेक करेक्टिव मेजर्स इमीडिएटली। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोकस अब महाराष्ट्र पे भी करना पड़ेगा उनको, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन अब 3-4 महीने में ड्यू हैं, और वहाँ पे आरएसएस के साथ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा रखें तो अच्छा रहेगा। फॉर्चुनेटली फडणवीस भी आरएसएस बैकग्राउंड के हैं शायद मेरे ख्याल से, एंड नितिन गडकरी जी भी हैं, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन करके करना पड़ेगा और महाराष्ट्र में। और ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी था शायद बीजेपी में। अब वो एरोगेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है मैं कह नहीं सकता, बट कुछ था उसमें वो। मैं आपकी जो प्रश्न है उसके बारे में कहूँगा कि आप उस चीज से ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसी को जो आप बहुत ऑब्जेक्टिवली कहते हैं तो अहंकार कह देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है। तो मोटा मोटी हाँ। करीब करीब सेम जगह पर आ गई। और 400 पार तो सब लोग मानने ही लग गए थे कि 400 पार नहीं तो एटलीस्ट मेजोरिटी तो पक्की गिवन ही है। 400 पास और मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी अगेंस्ट अपोजिशन, Like, but it worked against BJP probably somewhere because इट the वर्क अगेंस्ट कार्यकर्ता बीजेपी। were not energized. लेकिन मैं इस पे एंड आपने जो बताया अग्निवीर स्कीम का, इट हैड एन इम्पैक्ट इन सम एरियाज ऑफ, so सॉरी। I want to continue with RSS little bit with प्रेम जी। तो उनका जो भाषण था मैंने सुना था, और वो एक बड़े गहन चिंतक की तरह अपनी बात कह रहे थे मोहन भागवत जी। उसमें उन्होंने ये मर्यादाओं की बात और किस प्रकार से चुनाव के दौरान एक शिष्टता का पालन करना चाहिए और स्तर गिरना नहीं चाहिए, वो कुछ बात ऐसी थी जो सबके ऊपर लागू होती थी। यानी वो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं थी, वो कांग्रेस के लिए भी थी। और उन्होंने भी फेक नैरेटिव या समझिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के द्वारा और झूठ के प्रचार के बारे में कहा, जो कि कांग्रेस की तरफ भी जाता है शायद। तो कुछ बातें ऐसी थी जो सबके ऊपर लागू थी, लेकिन विपक्ष और मीडिया जो है वो सिर्फ इस बात को लेकर निकल पड़ा कि उन्होंने कहा कि भाई अहंकार नहीं होना चाहिए सेवक में, और उन्होंने कहा ये मोदी जी का क्रिटिसिज्म। सो
प्रेम जी, आपका ओवरऑल क्या इंप्रेशन है? जैसे हरीश जी को आशा है कि ये आपस में तारतम्य इनका बैठ जाएगा, पर इसमें कई बार ऐसा होता है कि सिद्धांतों को लेकर लड़ाई होती है, जैसे कि पूर्व में भी ऐसा रहा है, अटल जी के समय में भी कोई बात, या अडवाणी जी ने जैसे पाकिस्तान में जो वक्तव्य दिया था कि वो हाँ उन्होंने जिन्ना को सेक्युलर बताया था, वो वाली बात थी, तो वो सैद्धांतिक पक्ष थे। अभी ऐसा लगता है कि सैद्धांतिक रूप से नहीं है, जो है ये पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। हालांकि हरीश जी ने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे मोदी जी मान लीजिए, इधर अमित शाह हुए, नड्डा जी हुए, और इनके बीच में भागवत जी के बीच में अच्छा तालमेल है। और खास करके हमने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पे आपने उनको एक मंच से बोलते हुए सुना, अन्य मंचों से सुना, तो ऐसा लगता है कि ये एक समरसता है, लेकिन वो जो दिखता है वो हो हमेशा ऐसा आवश्यक नहीं। आपकी क्या रीडिंग है इस परिप्रेक्ष्य में, प्रेम जी? देखिए अशोक जी, मेरा ये सोचना है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा, वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने कि राजनीति में इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। वो एक सामान्य सी बात थी। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि अहंकार के लिए बहुत लोग कह रहे थे कि मोदी जी को अहंकार हो गया है। और वो अहंकार किस बात का है? क्योंकि वो जब मोदी जी ये कहते थे ये मोदी की गारंटी है, जब वो ये कहते थे कि मोदी ये कर देंगे, मोदी वो कर देगा, मोदी। और दूसरी बात के एक वजह ये भी थी कि ये पूरा का पूरा चुनाव मोदी के चेहरे से लड़ा जा रहा था। और ये सबने लगभग मान लिया था कि इस बार केवल मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आरएसएस को लग रहा था जब मोदी के ही फेस से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई बाहर निकले, ना निकले। बहुत लोग इसमें साइलेंट हो गए थे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि इसकी गर्भनाल, बीजेपी की गर्भनाल जो है, वो हाँ आरएसएस के अंदर है। यस ये इनका जो है वो नेवल कनेक्शन है। जैसे ये तो जी, हाँ, मैं आई एम टेम्प्टेड टू ऐड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने बैकग्राउंड को हमेशा गर्व से उसको स्वीकार किया है। हालांकि अपोजिशन और राहुल जी भी कई बार आरएसएस नफरत फैलाती है, या एक ऐसी विचारधारा है जो सबको लेकर नहीं चलती है, जो कि इनके वक्तव्यों में कहीं लगता नहीं है। मोहन भागवत जी के पहले के भी वक्तव्य आप उठा के देखेंगे, तो बल्कि जब ये जाने वाले थे, पूर्व के जो राष्ट्रपति रहे अपने आरएसएस की सभा में, प्रणब मुखर्जी जी, हाँ, तब भी प्रणब मुखर्जी उन्होंने आलोचना की कि वहां क्यों जा रहे हैं वगैरह। पर विचारधारा की लड़ाई है, ये बात कहने वाले राहुल गांधी जी अब जो वायनाड में वो जीते हैं, वहां से वो रिजाइन कर देंगे, और प्रियंका मुझे लगता है पहली बार खड़ी होंगी संसदीय हाँ, बिल्कुल, सीट के बिल्कुल। लिए। एक बात और जोड़ दे जो कि मुझे बड़ी रोचक लगी थी, अपने एक संबोधन में जीतने के बाद राहुल जी ने कहा कि यदि प्रियंका वाराणसी से खड़ी हो जाती, तो वो 2-4 लाख या 2-3 लाख वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार जाते। तो वो पीछे देखकर भी इस प्रकार की घोषणा कर पाते हैं, तो मुझे लगता है उनकी दृष्टि बड़ी व्यापक है। तो वायनाड में क्या संभावना है आप देखते हैं? संक्षिप्त में इस पे थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं, फिर हम आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ जाएंगे। हरीश जी, हाउ डू यू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ Gandhis in the parliament? Why not श्योर सीट है क्या? एंड अलाउ मी व्हाई आई से श्योर सीट, क्योंकि वैसे तो अभी एक प्रकार की जीत की लहर सी कांग्रेस अपने भीतर महसूस कर रही है, मगर अब ये बात उजागर हो गई है कि जो वादा किया गया था 1 लाख रुपए हर साल प्रत्येक महिला को, एक एक परिवार की देने का, और उन्होंने कई जगह तो बहुत स्पष्ट कहा था, इस बारे में भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि 4 जून को 8,500 आएगा, 4 जुलाई को। यानी कोई शक की गुंजाइश रह नहीं जाती है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी उतनी ज्यादा डिटेल क्रिएट नहीं कर सकते हो जैसी कि राहुल गांधी, और अगर आप सिर्फ तटस्थ रूप से देखेंगे तो वो कम्युनिकेट करने में सफल रहे हैं अपनी बात को। लेकिन वो जो वादा था वो किया जाना चाहिए था कि नहीं किया जाना चाहिए था, वो एक, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। सो मोटा मोटी उस वादे की बात को लेते हुए, और ये संभावना वायनाड में प्रियंका जी की जीत की। हरी जी। अशोक जी, वायनाड में तो मोस्ट प्रॉब्ली प्रियंका जीत सकती है, बिकॉज वहाँ का डेमोग्राफी भी ऐसा ही है कि वो डेफिनेटली जीतेंगे वायनाड से, तो एंड इसीलिए वो सेफ सीट पकड़ा है उन्होंने। एंड यूडीएफ जो उनका फ्रंट है केरला में, यूडीएफ कांग्रेस लेड फ्रंट है और एलडीएफ इज कम्युनिस्ट लेड फ्रंट। सो यूडीएफ को अब की बार शायद 17 या 18 कुछ सीट आई है, तो डेफिनेटली दे विल विन दिस सीट दिस टाइम आल्सो, एंड दिस इज सेफ बेट फॉर देम। तो उसमें तो
I'm sure she will win that election, and how she will behave in parliament is yet to be seen. How the combination of brother and sister siblings behave in the parliament is to be seen. But UP में actually Rahul is taking the credit and all UP में आ गए, but it was समाजवादी party which has got more vote, and जो ये रायबरेली में इसमें भी समाजवादियों का वोट भी इनके साथ ऐड हुआ, सो इट इज कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी वोट. सो एज सच बीजेपी का वोट परसेंटेज इतना गिरा नहीं है, बट इनका दोनों का ऐड होने से भी फर्क पड़ा है. एंड द फॉल्स नैरेटिव ऑफ कोर्स, एंड पर्पसली इट इज, आई वुड से कि इट वाज अखिलेश स्मार्टनेस कि उन्होंने यादव में तो अपने फैमिली के 5 लोगों को, बाकी किसी को यादव टिकट नहीं दिया, मुस्लिम में 3-4 लोगों को टिकट दिया, बाकी सब SC ST वालों से को दिया टिकट. तो BSP के जो थे वोट्स वो भी SP को और ये इंडिया फ्रंट को मिले, BSP वाले वोट्स भी, उसका भी ऐड हुआ है. जैसे कि अयोध्या में पासी करके एक SC ST कम्युनिटी के कैंडिडेट को ठहराया था, और द स्लोगन वाज ना अयोध्या ना काशी, अब की बार पासी जीतेगा तो पासी ही. So these narratives have worked in their favor. We have to see how it goes. Definitely, I think BJP is not going to take it lightly. They will start working and take corrective measures. Maybe some candidates need to be changed, which anti-incumbency का effect था, but change नहीं हुए शायद वो लोग. तो but definitely उनको 2027 में जब UP election आएगा, then we have to see, and probably Yogi will also start working at the ground level on these things. वापस जाते हैं. मुझे लगता है जी सॉरी जी कंक्लूड करें. नहीं या यू कैन. तो प्रेम जी, क्योंकि हम एक दूसरे संदर्भ की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो बहुत संक्षेप में प्रियंका जी को आप ये मान लीजिए कि वो जीत गए हैं, या आप नहीं मान रहे कि वो जीत गए हैं? प्रेम जी, वायनाड. मुझे लगता है कि प्रियंका वायनाड से जीतेगी और जीतने की पूरी संभावनाएं हैं उनके, इसलिए कि वहां पर जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो आपस में कॉम्बिनेशन है वो हमेशा से वहां पर काम करता है, और मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलकर के और वो इनको जिताता है, और हिंदुत्व से विरोध, खास तौर से उनको विरोध है, तो इसका लाभ इनको मिलेगा. तो आने वाले समय में ये भी रोचक होगा देखना, अगर डिबेट्स में पार्टिसिपेशन होता है, सचमुच दोनों गांधी भाई बहन संसद में बैठते हैं और विमर्श कुछ अच्छा हो पाता है, तो वो देखने वाली बात होगी. और ये बात जो कि बहुत समय से हम सुनते आए अपोजिशन की तरफ से भी, बल्कि बाहर भी, कि प्रजातंत्र की स्वस्थ रूप में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए. तो वो कमी थोड़ी इस बार पूरी हो गई है, लेकिन लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि सरकार कमजोर नहीं हुई है. अपोजिशन स्ट्रांग हुआ है, लेकिन सरकार की स्ट्रेंथ जो है वो कम नहीं लग रही है. और ये देखिए, इस तरह की जो तस्वीरें हैं जिसमें कोएलिशन के सारे दलों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से जो वक्तव्य थे उनके, चाहे नायडू जी के थे या पवन कल्याण जी के थे, या तो सारे ऐसे थे जैसे एक समरसता उसमें दिखाई दे. नीतीश जी ने भी कहा कि हम तो चाहते थे कल ही शपथ ले लेते, तो वो एक उत्साह वो सब दिख रहा था. अभी थोड़ा सा हम कुछ देर के लिए आपको इटली लिए चलते हैं. सिर्फ एक तस्वीर ही नहीं, 2 तस्वीरें दिखाएंगे. पहले आप ये तस्वीर देखिए. तो इस तस्वीर की चर्चा पाश्चात्य देशों के अखबारों में और संभवतः चीन में भी हुई है कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना प्रमुख स्थान विश्व नेताओं के मध्य में क्यों दिया गया. तो जो इटली की यात्रा में उनकी बाइलेटरल मीटिंग सभी लगभग नेताओं के साथ हुई, इटली के साथ भी हुई, रक्षा संबंधी समझौते पर भी चर्चा हुई, और भी महत्वपूर्ण बातें टेक्नोलॉजी इत्यादि की रही हैं. मोटा मोटी पहले हरीश जी, जो एक अपने आप को 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में व्यक्त करते हुए जैसा आत्मविश्वास मोदी 2.0 तक था, वैसा आपको दिखा इस यात्रा में उनकी बॉडी लैंग्वेज में? हरीश जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखा. वही आत्मविश्वास और वही कॉन्फिडेंस के साथ गए वो, और ग्लोबल लीडर्स ने भी उनको ऐसे ही रिसीव किया है. तो मुझे तो लगता है कि ही इज द सेम स्ट्रांग, एंड कोलेशन चलाते हुए भी ही विल डेफिनेटली डू द थिंग्स, एंड वो कॉन्फिडेंस है. और उनकी बॉडी लैंग्वेज में जब ये एनडीए पार्टनर्स का मीटिंग जो एड्रेस किया उन्होंने, इटली में जो उन्होंने ग्लोबल लीडर से बात की, मुझे कहीं नहीं लगता कि कोई चेंज है, बदलाव है या कुछ दबाव है मोदी जी के ऊपर. वो अपना काम करेंगे. हाँ, डोमेस्टिक फ्रंट में इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन का है या उसका तो काम चलते रहेगा. पॉलिटिकल
का देखना है कैसे होगा, जैसे यूसीसी का है या दूसरे एजेंडास जो है पॉलिटिकल एलिमेंट, उसमें थोड़ा इट में टेक ए बैक सीट लिटिल बिट, बट इकोनॉमिक एजेंडा तो चलेगा। बिग बैंग अनाउंसमेंट्स होंगे बिकॉज लिबरलाइजेशन भी होना है, बिकॉज अब इकोनॉमी हैज टू डेवलप डेफिनेटली। वेरी गुड। मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ प्रेम जी, क्योंकि आप कवि हृदय भी हैं, और एक गाना था भाई, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, इस प्रकार का गाना था। कई मीम्स आ रहे हैं और उनका आधार जो है वो ये वाला चित्र बन रहा है। ये मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, 5 सेकंड का वीडियो इटली की प्रधानमंत्री द्वारा जो शेयर किया गया ट्विटर पर। उसमें वो हेलो मेलोडी टीम समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ कह रहे हैं, या और पीछे दोनों हंस रहे हैं, और तस्वीर तो यही है वहां से आई हुई। तो ये सेल्फी ले रही हैं। क्या आप देखते हैं ये उनकी केमिस्ट्री? और कई लोगों ने ये भी कमेंट किए कि जब वो पहले पहले गए थे तो वो चाह रही थी हाथ मिलाना, और ये ऐसे नमस्ते करके भारत का रहने वालों के हिसाब से खड़े रहे थे। मोटा मोटी प्रेम जी, इसको लेके काफी मजाहिया बातें भी इंटरनेट पर चल रही देखिए हैं। अशोक जी, मेरा ऐसा मानना है कि जितना लोकप्रिय मोदी जी हैं और जो उनका व्यक्तित्व है मैग्नेटिक, उस व्यक्तित्व का प्रभाव तो सब पर पड़ता ही है। अभी भी लोकप्रियता की सीढ़ी में वो नंबर 1 पर हैं, आपने देखा होगा। और उसके बाद में जब 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 वो इनके साथ में होती हैं तो बहुत प्रफुल्लित से दिखाई देती हैं, बहुत खुश। जी और मोदी जी की जो जो हंसी है वो बिल्कुल वो जो जिसको हम कहते हैं ना, यूथफुल हंसी है। और निश्चल है, हाँ, निश्चल भी निश्चल है। हंसी है। हाँ, हाँ बिल्कुल, हालांकि उनके कई अंदर लोग कोई विकार नहीं है। तो ये बहुत दृष्टि नेचुरल पर लगता है। निर्भर करता है, कई लोगों को लगता भी होगा। और बल्कि मैंने देखा कई लोग ऐसे कमेंट करते ट्विटर पर ये शेयर करते हुए कि भारत की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इस तरफ नहीं दे रहे हो, इस तरफ नहीं दे रहे हो, नीट की प्रॉब्लम है, फलानी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है वगैरह, और उसके साथ जाके आप सेल्फी दे रहे हो इटली में। तो खैर अपनी अपनी दृष्टि है, और आपकी वही दृष्टि। सेल्फी आप देखिए ना, सेल्फी मोदी जी नहीं ले रहे हैं, सेल्फी हाँ, वो ये भी ले बात रही हैं। तो यार कर्टसी भी होती है कि आदमी क्या कैसे मना करेगा। हाँ, खुश होना कोई बुरी बात नहीं है कि अच्छी आप जो बात है मुंह फुला के ही रखें हर जगह पर, ऐसा हाँ, कोई जरूरी और नहीं वो है। भी प्रधानमंत्री है इटली की कोई, हाँ, हाँ, और और पॉपुलर स्ट्रॉन्ग लीडर स्ट्रॉन्ग है। लीडर है यूरोप की, जी। यूरोप की सबसे यूरोप की, पॉपुलर हाँ लीडर में उसका नाम आता है। हाँ, अच्छा, हाँ एक संदर्भ और थोड़ा सा स्पर्श क्विकली मैं कर लेना चाहता हूँ कि ये G7 मीटिंग के बाद में स्विट्जरलैंड में बहुत सारे देश 90 के आसपास स्विट्जरलैंड में बुलाए गए थे, ताकि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो स्थिति है उसमें शांति स्थापना की दिशा में सब मिलकर कुछ कार्य करें। रशिया तो वहां आया नहीं था, यूक्रेन तो G7 वाले वहां पे भी था, वहां पे भी थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण था, वो वहां गए नहीं, भारत के एक प्रतिनिधि को भेज दिया। पर उन्होंने जो एक तरफा रशिया के ऊपर कुछ पाबंदी लगाने से संबंधी मसौदा तैयार किया गया था, उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। इसका उन्होंने अपने कारण दिए कि जब रशिया है ही नहीं और शांति स्थापना की बात कर रहे हैं, और रशिया ने भी अपनी तरफ से 2 मुख्य शर्तें कि जहां तक उन्होंने कब्जा कर लिया यूक्रेन पे, उसको वो नहीं हटाएंगे, और यूक्रेन जो नाटो में मिलने वाली अपना आग्रह है उसको छोड़ दे तो आगे बात हो सकती है। जो नॉन स्टार्टर हो गया यूक्रेन की तरफ से, और यूक्रेन की भी कई मांगे, 10 मांगे जो थी वो, तो मोटा मोटी वो एक्सरसाइज सफल नहीं हुई। लेकिन मैं इसमें फिर से वहां आ रहा हूँ, भारत ने अपना स्टैंड एक तरह से वही रखा है कि वो इतने सारे देशों के विरोध में होते हुए अपने रशिया के साथ मैत्री के भाव को लेकर अडिग खड़ा हुआ है। हाँ, आप इसको कैसे देखते हैं प्रेम जी? देखिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर तटस्थ भाव है, वो किसी का फेवर नहीं करता। और ये वो उन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट किया है अपने आप को कि हम किसी के फेवर में नहीं हैं। हमारा जो मित्रता जितनी रूस के साथ में है, उतनी ही मित्रता यूक्रेन के साथ में है, और इनके बीच में जो भी बातचीत चल रही है उसमें हम किसी का फेवर नहीं दिखाएंगे कि हम इनके फेवर में हैं या उनके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर भी ये चीज स्पष्ट हुई। उन्होंने कहा न तो मेरे को यूक्रेन का फेवर दिखाना है, अगर वो वहां जाते तो ऐसा लगता है कि वो इनके फेवर में है। तो उन्होंने इस चीज पर अपनी तटस्थता को कायम रखा, और उनको ये पता है कि रूस की मित्रता जो है वो इतनी छोटी बात पर हटाई नहीं जा सकती, या किसी भी हालत में वो रूस की मित्रता को छोटा करके नहीं देखना चाहते। तो कुछ दृश्य हैं जो उनकी इटली की यात्रा के हैं, उनको देखते हुए हरीश जी, जो संदर्भ हमारा चल रहा है,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपना स्टैंड उसी स्ट्रेंथ के साथ रखे हुए है, ऐसा लगता है. हाउ डू यू सी दिस? I see this more as a confidence, and India is strong globally also. And ये इससे लगता है कि ग्लोबल लीडर्स में चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो, मोदी जीत के आए हैं, मोदी 3.0 is in power, and global leaders are also acknowledging to that. The way not only Italy Prime Minister, UK के Prime Minister आए मिलने, जर्मनी के, US बाइडन आए मिलने, even Canada ट्रूडो भी आके मोदी जी से बात करके गए. So he is strong, and our all international, whatever our international strategy will continue, foreign policy will continue in a strong way, मुझे लगता है. तो बहुत धन्यवाद है जी. प्रेम जी, समापन से पूर्व आप कोई और विशेष बात जो देखते हैं मोदी 3.0 में, विच यू कंसीडर कि वो प्रॉमिसिंग है आपके लिए, तो उसको बहुत संक्षेप में बताएं. प्रेम जी. आप किससे पूछ रहे हैं? जी, आपसे मैं पूछ रहा था कि क्या प्रॉमिसिंग लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी के बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी का बिहेवियर और मोदी जी के बातचीत करने के तरीके से वो कहीं नहीं लगता है कि वो पहले वाले प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है या इतने स्ट्रांग होकर के सामने नहीं है. उनकी सशक्त जो है जो छवि है, उस छवि में कोई डेंट नहीं लगा है. और उनकी बातचीत, उनका विश्व में प्रभाव और उनका भारत में प्रभाव, इन दोनों पर कोई कमी नहीं आई है. ये अलग बात है कि कुछ अब वो कैसे हो गया, ये तो बहुत चर्चा का विषय है, लेकिन इनके स्ट्रॉन्ग चाहने वाले अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे. तो बहुत धन्यवाद प्रेम जी का करते हुए, हरीश जी का करते हुए. बहुत संक्षेप में मैं इस बात का भी उल्लेख करूं कि वहां पर हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जी एक आधे स्थान पर ऐसा हुआ कि वो कुछ लॉस्ट से थे. उस सिचुएशन को भी इटली की प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से हैंडल किया. तो एक होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए उनको अपनी तरफ घेर लिया. वो दृश्य शायद आपने देखा होगा G7 देशों में. बहरहाल जब हम बात करें मोदी 3.0 की चैलेंजेस फॉर सबका साथ, उसके बहुत सारे स्तर पर हमने उस चर्चा को हल्के से करने का प्रयत्न किया और काफी सार्थक चर्चा रही. हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है. प्रेम जी आपका भी आभार है. आगे बढ़ते हुए हम नजर रखते हैं और विश्लेषण करने के साथ में कुछ स्थितियां और स्पष्ट होती हैं आने वाले समय के बारे में और अपने बारे में भी. हमारे दोनों मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार. बहुत बहुत